हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी और विंग एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। अब आगे वांगजी विंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। वो हैरानी से विंग की तरफ देखता है और उसका नाम लेता है। विंग भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था और वांगजी की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग अपने मन में सोचता है, लानजान लानजान यहाँ क्या कर रहा है? उसे उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, मैं फिर से वो लांजान को हर्ट नहीं कर सकता। मैं उसकी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकता। मैं लांजान की आंखों में खुद को गिरता हुआ नहीं देख सकता। मैं उसके आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता। ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से भागने मतलब चलकर जाने की कोशिश करता है। तभी वांगजी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? तभी विंग अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ आ जाओगे। मुझे माफ़ कर दो लाजान। मैं सब कुछ के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे जाने दो। मैं फिर से यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांगजी ने और तेज़ी से उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, विंग प्लीज़ रुक जाओ। प्लीज़ ऐसे भाग के मत जाओ। मुझसे बात करो। मुझे तुम्हें कुछ कहना है। प्लीज़ विंग रुक जाओ। लेकिन विंग उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी लांजान विंग को बैक से हक कर लेता है और उसके कंधों में सर रखकर कहता है, प्लीज़ विंग प्लीज़ शांत हो जाओ। मुझसे बात करो। तुम कहाँ थे इतने दिन तक? तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो चुकी थी? तुम्हें तुम कैसे ऐसे चले आ सकते हो? मुझे पता है उस टाइम मैं बहुत गुस्सा हो गया था। मैंने तुम्हें बहुत सारी बातें सुनाई दी थी। शायद तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था। लेकिन तुम ऐसे कैसे हो सकते हो और इस हालत में? विंग क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने वर्ल्ड में क्यों नहीं हो? तुम सबसे क्यों दूर हो? ऐसा कहते हुए वो विंग को पकड़ता है और उसके गर्दन पे अपने सिर रखकर विंग को क्वेश्चन करने लगते। वांगजी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो शायद अभी रो ही पड़ेगा। उसकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा कांपने लगा था। विंग की आंखों से तो आंसू गिरने लगे थे। वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने इतने दिन बाद अपने मेट को देखा था, अपने अल्फा को। वो कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करे? उसके ऊपर वो प्रेग्नेंट है। इस हालत में वो अपने अल्फा से दूर रह रहा था। विंग जब यहाँ से वापस आ गया था, उसके 2 मंथ बाद ही उसे पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। वो खुश तो था, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा था कि वो अपने बच्चे को अपने फादर की लव नहीं दे पाएगा, जैसे वो अपने पूरे बचपन अपने फादर और मदर की लव के बिना बिताया है। लेकिन वो खुद से ठान लिया था कि वो अपने बच्चे को कभी भी अकेला नहीं होने देगा। वो हमेशा अपने बच्चे के साथ रहेगा, उसे अच्छी परवरिश देगा। वांगजी विंग को बहुत ही कस के हक किया था, लेकिन उसने ये ध्यान रखा था कि विंग को ज़्यादा हर्ट ना हो। लेकिन विंग वांगजी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो अभी वांगजी को फेस नहीं करना चाहता। वो वांगजी की लाइफ को रुइन नहीं करना चाहता। इसलिए वो बार बार वांगजी को कह रहा था, प्लीज़ वांगजी मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहता। मैं अगर फिर से तुम्हारी लाइफ में आ जाऊँगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं कभी कुछ ठीक नहीं कर सकता। मेरी मदर का बोला हुआ बर्ड बातें मेरे ऊपर कर्ज की तरह इफ़ेक्ट करता है। सच में मैं जिसकी भी लाइफ में जाता हूँ उसकी लाइफ को हेल बना देती हूँ, उसकी लाइफ को एक कर्ज बना देती हूँ। प्लीज़ वांगजी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं रहना नहीं चाहता। मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ऐसा कहते हुए वो भी रोने लगा था। वांगजी ने विंग को अपनी तरफ टर्न किया और उसे हक कर लिया। वो विंग को कंसोल करने लगा। फिर वांगजी ने विंग के फोrehead पर किस किया और कहा, नहीं, तुम मेरी लाइफ को रुइन नहीं कर सकते। तुम ऐसे हालत में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं होना चाहिए। और तुम अपनी सब कुछ छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये सब मेरी वजह से है कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया है विंग कि तुम अभी अपने वर्ल्ड में भी रहना नहीं चाहते, अपने लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहते? विंग मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी सारी बातों के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हें पता है मुझे रात को नींद नहीं आती।
मुझे हमेशा एक खालीपन अपने अंदर महसूस होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ऐसा कहते विंग जी विंग के लिप्स पर एक किस कर देता है। विंग वांग जी को रिटर्न तो नहीं करता, लेकिन वो वांग जी को पुश भी नहीं करता है। वो बस वहाँ खड़े रहता है और वांग जी को फील करता है, वांग जी के सेंट को इनहेल करता है। इतने दिन बाद वांग जी को अपने करीब पाकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था। उसे डर तो लग रहा था कि वो फिर से वांग जी को हार्म ना कर दे, लेकिन वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। थोड़ी ही देर बाद वांग जी अपनी किस को ब्रेक करता है, फिर विंग को हक कर लेता है। कहता है, विंग तुम यहाँ कैसे रहे हो? यहाँ तुम किसके साथ हो? तुम अकेले यहाँ कैसे सरवाइव कर रहे हो? फिर विंग कहता है, मैं ठीक हूँ वांग जी, मैं यहाँ खुश हूँ। विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे जो बच्चा कुछ देर पहले विंग को पानी दे के गया था, वो बच्चा विंग के पास आ जाता है और वो कहता है, गगा आप रो क्यों रहे? क्या ये गगा आपको परेशान कर रहा है? आप मुझे बताइए, आपको कहाँ हर्ट हो रहा है? इस गगा ने आपको क्या कहा है? आपको क्या मारा है इस गगा ने? ऐसा कहते हैं वो वांग जी की तरफ घूरने लगा और उसे विंग से दूर करने लगा। वैसे तो वो बहुत ही छोटा सा है, इसलिए वो बस वांग जी के पैरों को पकड़ के खींच सकता था। वांग जी बस उस बच्चे की तरफ देख रहा था, फिर उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने उस बच्चे की तरफ देखकर अपने आंसुओं को पोंछा और स्माइल करते हुए कहा कि नहीं बेटा, ये मुझे परेशान नहीं कर रहा है। ये गगा मुझे हेल्प कर रहे थे। असल में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ना चलने में, इसीलिए। ये सुनने के बाद आयरन ने वांग जी के पैर को छोड़ दिया और विंग के पास आते हुए कहा, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं आपको हेल्प कर देती। ग्रैंडमा कहती है ना, किसी स्ट्रेंजर इंसान से बात नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद विंग ने उस बच्चे के सर पर पैट किया और कहा, मुझे पता है आयरन, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन ये अंकल स्ट्रेंजर नहीं है, मैं इस अंकल को जानती हूँ। ये सुनने के बाद आयरन ने वांग जी की तरफ देखा और बहुत हैरानी से पूछा, अंकल गगा, क्या आप इस गगा को जानते हैं? तब विंग ने कहा, हाँ आयरन, मैं इस गगा को जानती हूँ। तब आयरन ने विंग की तरफ देखते हुए कि क्या है ये गगा आपका? क्या आपका दोस्त है? तब विंग ने वांग जी की तरफ थोड़ी देर देखा और कहा कि ऐसा ही कुछ। वांग जी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे गगा का हस्बैंड हूँ। ये सुनने के बाद आयरन वांग जी की तरफ देखने लगा, फिर विंग की तरफ देखने लगा। वो बहुत ही हैरानी से देख रहा था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसकी गगा के हस्बैंड है ये। तभी आयरन कहता है, क्या आप ही मेरे गगा के हस्बैंड हो? ये सुनने के बाद वांग जी ने एक स्माइल किया और आयरन के सिर पर पैट करते हुए कहा, हाँ। तभी आयरन ने कहा, तो फिर आप इतने दिन तक कहाँ थे? आपको पता है गगा कितने दिनों से हमारे यहाँ अकेले है? आप मेरे गगा को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? आप बिल्कुल भी अच्छे हस्बैंड नहीं है, आप बहुत ही बैड हस्बैंड है। ऐसा कहते हुए उसने विंग के लेग को पकड़ लिया था। विंग ने आयरन को थोड़ा सा डांटने के अंदाज में कहा कि आयरन ऐसा नहीं करते, गगा ने मुझे नहीं छोड़ा था, मैं ही आ गया था, मुझे यहाँ काम था इसलिए। ये सुनने के बाद आयरन ने कहा, क्या काम था कि गग्गा ने आपको ऐसे हालत में छोड़ दिया? ग्रैंडमा कहते हैं कि आपके हस्बैंड बिल्कुल अच्छे नहीं है, इसीलिए तो आपको इस हालत में छोड़ दिया। ये सुनने के बाद विंग ने कहा कि नहीं, ग्रैंडमा सही नहीं कहती है, गग्गा बहुत अच्छे है। वो मैं ही था जो एक काम की वजह से गग्गा को छोड़ के आ गया था, गग्गा तो मुझे ढूंढ रहे थे। ये सुनने के बाद आयरन ने कुछ देर तक सोचा, फिर वांग जी के पास जाके कहा कि क्या आप मेरी गगा को यहाँ से ले जाने आए हैं? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा कि हाँ, मैं उससे अपने साथ घर ले जाने आया हूँ। तब आयरन ने पाउट किया और कहा, लेकिन गगा तो हमारे साथ रहता है और गगा कुछ दिन बाद मेरे लिए एक छोटा सा डिड्डी भी लाने वाले हैं, तो फिर आप कैसे मेरे गगा को ले जा सकते हैं? ये सुनने के बाद वांग जी ने स्माइल किया और कहा, बिकॉज तुम्हारे गगा मेरे हस्बैंड है, इसलिए। तभी आयरन ने बहुत सैडली वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर जब तुम्हारे गगा बेबी बर्थडे देगा तब हम तुम्हारे साथ फिर से मिल लेंगे, तुम तब बेबी से खेल लेना। ये सुनने के बाद भी आयरन ठीक सेटिस्फाइड तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। तब वांग जी ने कहा कि तुम लोग कहाँ रहते हो?
ये सुनते ही विंग ने कहा कि हम पास पास ही रहते हैं, तुम अपने घर चले जाओ, हम भी अपने घर चले जाएंगे। ये सुनने के बाद आइवन ने कहा, गगा वो घर क्यों जाएंगे, आपके हस्बैंड के हमारे साथ नहीं आएंगे। यह सुनने के बाद विंग वांगजी की तरफ देख रहा था। वो अभी वांगजी को अपने घर नहीं ले जाना चाहता। वो नहीं चाहता कि वांगजी उसके बारे में सब कुछ जाने। वो वांगजी की लाइफ में सच कहे तो वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर भी वांगजी ने आइवन के हाथ को पकड़ा और विंग को भी कस के पकड़ा और कहा कि चलो हम घर चलते हैं, मुझे दिखाओ तुम लोग कहाँ रहते हो। ये सुनते ही आइवन ने वांगजी के हाथ को पकड़ा और कहा कि चलिए मैं आपको ले जाती हूँ। ऐसे आइवन वांगजी को ले जाने लगा। वांगजी भी विंग को कस के पकड़ा हुआ था, उसे अपने साथ ले जा रहा था। विंग रास्ते में जाते टाइम 2-3 बार कह रहा था कि वांगजी रुक जाओ, मुझे लगता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन वांगजी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। वो लोग एक बुक शॉप के सामने आके रुकता है। तभी वो बच्चा भाग के अंदर जाता है, कहता है, ग्रैंड माँ देखिए देखिए कौन आया है, गगो के हस्बैंड आया है। ऐसा कहते हुए वो चिल्ला रहा था। वांगजी विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने वांगजी को कहा कि अंदर चलो। वांगजी और विंग दोनों ही अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि एक ओल्ड औरत फर्श पर बैठकर सब्जियां काट रही थी। तभी विंग ने ग्रैंडमा की तरफ जाते हुए कहा, ग्रैंडमा आपने फिर से फर्श पर बैठे हैं, मैंने आपको कितनी बार मना किया है, मैं कर देती, आप क्यों कर रहे हैं। तो फिर ग्रैंडमा कहते हैं कि बेटा तुम पागल हो, तुम इस हालत में फर्श पर नहीं बैठ सकते, और तुम्हें पता है ना हम विलेज के लोग हैं, हमें फर्श पर बैठकर ही काम करने की आदत है, तुम फिक्र मत करो। ऐसा कहते हुए वो सब्जी काटने लगी। तभी वो जो बच्चा था वो कहते, ग्रैंडमा ग्रैंडमा देखो ना इस हैंडसम गगा को, ये हैंडसम गगा मेरे गगा का हस्बैंड है। ये सुनते ही वो ओल्ड लेडी अपनी सिर उठा के वांगजी की तरफ देखने लगी। वांगजी को देखती ही अचानक से क्या हुआ, वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और वांगजी को बो करने लगा। वांगजी भी उस ओल्ड लेडी को बो करते हुए कहता है कि प्लीज़ आप मुझे बो मत कीजिए, आप मुझसे बड़े हैं। ये सुनकर वांगजी उस ओल्ड लेडी ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है। तो विंग ने बस अपना सर को हिला दिया। उस ओल्ड लेडी ने कहा कि वेलकम हमारे इस छोटे से घर में। वांगजी ने कहा कोई बात नहीं। वांगजी फिर उस घर को देखने लगा। उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, ये क्या विंग सच में इस घर में रही थी। विंग की नेचर में ऐसा नहीं था। वांगजी जब फर्स्ट टाइम विंग से मिला था तब से अब तक वांगजी को ऐसा ही लगता था कि विंग हमेशा एक लग्जरियस लाइफ जिया है, एक लग्जरियस ज़िंदगी। उसे इतने छोटे से घर में एडजस्ट करना मुश्किल नहीं है क्या। ऐसा ही सोच ही रहा था कि तभी आइवन ने वांगजी के हाथ को खींचते हुए कहता है कि गगा चलिए ना, आप हमारे घर के अंदर चलिए, वहाँ पे और खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं जो चीज़ भी गगा ने बनाया है, आप चलिए ना जाके देखिए। ऐसा कहते हुए वो वांगजी को खींचकर अंदर ले जाने लगा। विंग ने भी अपने सर को नोट कर दिया वांगजी की तरफ देखकर। फिर वांगजी आइवन के साथ अंदर चला गया। तब विंग ने उसकी ग्रैंडमा की तरफ देखा और कहा कि मुझे पता है आप उससे पहचान गए हैं ना। ये सुनने के बाद उसकी ग्रैंडमा ने नोट किया और कहा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ तक आ जाएंगे। विंग ने बस एक गहरी सी सांस भरा और कहा, ठीक है मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, तुम उसके साथ बात करो। ये सुनने के बाद विंग ने बस नोट किया और अंदर चली गई। ग्रैंडमा भी किचन की तरफ चली गई और खाना बनाने की प्रिपरेशन करने लगी। विंग अंदर गया, उसने देखा आइवन और वांगजी खेल रहा है। विंग ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, तुम डिनर में क्या खाना पसंद करोगे, यहाँ पे ज़्यादा तो वैरायटी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत हम बना ही सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करने लगे। वांगजी ने बस विंग की तरफ देखा और कहा, तुम लोग जो खाओगे मैं भी वो खाऊंगा। ये सुनकर विंग ने बस एक सॉफ्ट सा स्माइल किया। फिर वांगजी और आइवन खेलने लगा। विंग भी ग्रैंडमा के पास चला गया था और वो ग्रैंडमा की मदद करने लगा। मदद करते करते ही ग्रैंडमा कहता है, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए, वो तुम्हें लेने ही आया है ना। ये सुनते ही विंग का हाथ रुक जाता है। तभी विंग कहता है, मैं नहीं जाना चाहता।
तभी ग्रैंडमा ने कहा, तुम्हें पता है ना, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी गलती ना होने के बावजूद भी तुमने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। फिर विंग ने कहा, उसे नहीं पता चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कुछ भी, और अगर मैं उसके साथ जाऊंगा तो शायद सबको पता चल जाएगा। अभी मैं किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे और मेरे दोस्त को, किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता चले। और मैं यहाँ खुश हूँ, मैं यही रहना चाहता हूँ। तभी ग्रैंडमा ने कहा, तुम यही रहना चाहते हो? क्या तुम अपने बच्चों को भी अपने साथ ही ऐसे रहना चाहोगे? क्या तुम अपने बच्चों को अपने पिता के पास नहीं रखना चाहोगे? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे सिर्फ पिता के बिना अपने माँ के साथ बड़ा हो? तभी विवेक ने कहा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्हें मैं अपने साथ रखूँगा और इतना प्यार दूँगा कि उसे कभी अपने बाबा के अधूरेपन का महसूस ही नहीं होगा। तभी ग्रैंडमा ने एक लंबी सी चाय किया और कहा, बाबा का प्यार बाबा के प्यार जैसा ही होता है। मुझे लगता है ये तुमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ऐसा कहते हुए वो फिर से खाना बनाने में कंसंट्रेट करने लगी। विंग को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि बाबा का प्यार बाबा के प्यार जैसा ही होता है, और वो इन सब को बहुत अच्छे से जानती है। वो इन सब से बहुत अच्छे से जूझा है। इसलिए ऐसे ही डिनर का टाइम हो जाता है। वो, वांगजी, आइवन और ग्रैंडमा सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वो घर काफ़ी छोटा है। उस घर में बस 2 ही रूम था। एक छोटा सा किचन था, एक लिविंग रूम था और बाहर एक बुक शॉप था। वो बुक शॉप भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। वांगजी को समझ आ रहा था उन लोगों का ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सादा है, लेकिन वांगजी ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि विंग इतना सिंपल ज़िंदगी जी रहा है। शायद हो सकता है विंग इस सब की आदत हो चुकी है। वांगजी को भी शायद आदत हो जाएगा 1-2 दिन यहाँ रहने पर। वो लोग खाना खा ही रहे थे, तभी वांगजी के फ़ोन में कॉल आता है। ये कॉल उसके सेक्रेटरी का था। वो तो भूल ही गया था कि उसे अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करके भी बताना है कि वो ठीक है, नहीं तो उसके सेक्रेटरी पागल हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए उसने अपने फ़ोन को उठाया और कहा कि मैं ठीक हूँ, मैं कहीं किसी घर में हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं सही टाइम पे तुम्हें कॉल करूँगा, तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ठीक है। ऐसा कहते हुए उसने फ़ोन को रख दिया और फिर विंग की तरफ देखने लगा। विंग बस अपनी मुंडी को नीचे करके खाने पे कंसंट्रेट कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगा था, इसलिए वो खाने पे ही ध्यान दे रहा था। फिर उसने विंग की उस ग्रो होते हुआ बेली को देखा, जो बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल लग रहा था। वांगजी को सच में अभी जानना था कि विंग क्यों ऐसे इस हालत में यहाँ पर है और वो वहाँ से क्यों आ गया। वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ग्रैंडमा वांगजी से कहता है कि तुम कब विंग को ले जाने आए वाले हो। ये सुनने के बाद विंग और वांगजी दोनों ही ग्रैंडमा की तरफ देखने लगते हैं। विंग बहुत ही कंफ्यूजिंगली ग्रैंडमा को देख रहा था। वो जैसे अपनी आंखों से ही कहना चाहता था कि ग्रैंडमा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। तभी वांगजी कहता है कि जब विंग चाहे, मैं अगर कहूँ तो हमें कल ही जाना चाहिए, बिकॉज मुझे शहर में कुछ काम था और मैं विंग को जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद ग्रैंडमा ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम कल ही विंग को यहाँ से ले जाना। तभी विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, ग्रैंडमा, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही रह रहा हूँ आपके साथ। आप ऐसे ही कैसे बोल सकते हैं कि मैं कल वांगजी के साथ शहर चला जाऊँगा? ये सुनने के बाद ग्रैंडमा छोटा सा स्माइल करता है और विंग के सिर पर हाथ फैलाते हुए उसे अपने पास से फिर से चेयर पर बैठा देता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें शहर जाना चाहिए विंग। ये तुम्हारे लिए और तुम दोनों के बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। ये सुनने के बाद विंग अपने सर को डाउन कर लेता है और बहुत ही धीमी सी आवाज़ में कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता ग्रैंडमा। तभी ग्रैंडमा कहता है, तुम्हें जाना होगा बेटा, यहाँ तुम पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकते, तुम्हें जाना होगा। तभी विंग और कुछ नहीं कहता है। फिर उन लोगों का डिनर फिनिश होता है और आइवन विंग को ले जाता है, बिकॉज रोज़ रात को विंग ही आइवन को सुला देता था। वांगजी ग्रैंडमा के साथ ग्रैंडमा को हेल्प कर रहा था डिशेस वॉश करने में। तभी ग्रैंडमा कहते हैं, तुम्हें पता है विंग यहाँ कैसे पहुँचा?
ये सुनने के बाद वांगजी थोड़ी देर के लिए रुक गया, फिर अपने सर को नाम में हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। उस समय के बाद से मेरा विंग से कोई भी कांटेक्ट नहीं था। मैं जानना चाहती हूँ कि विंग यहाँ कैसे पहुँचा और इस हालत में क्यों है। तभी ग्रैंडमा कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, शुरू से आखिर तक सब कुछ। उसके बाद अगर तुम विंग को एक्सेप्ट कर सकते हो तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो उसे छोड़ देना। ये सुनने के बाद वांगजी ग्रैंडमा की तरफ देखने लगा और कहता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? विंग जैसे भी हालत में क्यों ना हो, मैं उसे हमेशा एक्सेप्ट करूँगा। वो मेरा मेट है और मेट होने से पहले वो मेरा प्यार है। मैं उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। हाँ, मैंने गलती की है। मैं अपनी मदर को खोने के डर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। तब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने विंग से बहुत ही मिसबिहेव कर दिया था और उसे बहुत कुछ कह भी दिया था, जिस वजह से शायद विंग अभी खुद पर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं रख पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो अगर मेरी लाइफ में आएगा तो मेरा लाइफ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं विंग को ऐसा भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ में आने पर मेरा लाइफ ख़राब नहीं होगा। मैं बस विंग को इतना ज़्यादा भरोसा देना चाहती हूँ और मैं अपने प्यार को विंग के सामने साबित करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तभी ग्रैंडमा एक शाय करती है और कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारी मदर का डेथ हो चुका था, लेकिन फिर भी तुम्हारी मदर कैसे ज़िंदा है? वांगजी बस ग्रैंडमा की तरफ देख रहा था और ग्रैंडमा की सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी ग्रैंडमा कहता है, तुम्हारी मदर की ऑलमोस्ट डेथ हो ही चुकी थी। ऑलमोस्ट नहीं, तुम्हारी मदर की डेथ हो ही चुकी थी। विंग ने खुद तुम्हारी मदर को ज़िंदा किया है। तुम्हारी मदर अभी तुम्हारे साथ है, वो सिर्फ विंग की वजह से है। वांगजी कन्फ्यूजिंग में ग्रैंडमा की तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा कि विंग कैसे उसकी मदर को ज़िंदा कर सकते हैं। विंग कोई विच नहीं है, या फिर विच भी शायद उसकी मदर को ज़िंदा नहीं कर सकते, क्योंकि मरे हुए इंसान को ज़िंदा करना ये तो इम्पॉसिबल है ना। वांगजी बहुत ही कन्फ्यूजिंगली ग्रैंडमा की तरफ देखने लगी। तभी ग्रैंडमा अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं विंग के वर्ड से बिलोंग करती थी। मैं भी एक बहुत ही पावरफुल विच हूँ, और जब तुम्हारी मदर का डेथ हो चुका था तब विंग की ग्रैंडमदर ने उसे मेरे पास लेके आया था। मैं तुम्हारे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में चली आई बिकॉज उस वर्ल्ड में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था और मैं वहाँ पे ठीक नहीं रह पा रहा था, मैं सेफ नहीं रह पा रहा था। मैं उन सब से छूटना चाहता था, इसलिए मैंने इस दुनिया में आया और एक छोटी सी गांव में रहने लगा। जब तुम्हारी मदर को विंग ने मेरे पास लाया था, वो करीब मर ही चुकी थी और विंग की ग्रैंडमा ही उसको मेरे बारे में बताया था। उनको ग्रैंडमा को तो नहीं पता, लेकिन उनको लगता था कि मैं शायद उसकी मदर को बचा सकती हूँ, लेकिन मैं उसकी मदर तुम्हारी मदर को नहीं बचा सकता था बिकॉज तुम्हारी मदर की सोल तुम्हारी मदर की बॉडी से अलग हो चुका था। लेकिन विंग बहुत ज़्यादा स्टबर्न था। वो किसी भी हालत में तुम्हारी मदर को बचाना चाहता था, इसलिए वो मेरे सामने ज़िद करने लगी, बहुत बुरी तरीके से ज़िद करने लगी। थक हार के मुझे विंग को वो रिचुअल्स बताना पड़ा जो रिचुअल्स एक नॉर्मल इंसान को ज़िंदा करने के लिए करता है। ऐसे करीब बहुत साल पहले, बहुत करीब हज़ारों साल पहले एक इंसान ने किया था और आज विंग कर रहा था। उस रिचुअल में उसे मून गॉडेस से तुम्हारी मदर की सोल को मांगना पड़ता था और उसके बदले उसे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा था। ये सुनने के बाद वांगजी कन्फ्यूजिंगली उसकी ग्रैंडमा की तरफ देखने लगा और कहने लगा कि उसने क्या सैक्रिफाइस किया है, क्या उसने अपनी पोजीशन को सैक्रिफाइस किया है, इसीलिए वो महल में वापस नहीं जा रहा है, अपने पैक वापस नहीं जा रहा है। ये सुनने के बाद ग्रैंडमा ने कहा, नहीं, पोजीशन सैक्रिफाइस वो लेके मून गॉडेस क्या करेगी। उसने अपनी पूरी पावर को सैक्रिफाइस किया है। उसने अपने नाइनटेल फॉक्स की पावर को और अपने हाइब्रिड होने की पावर को सैक्रिफाइस किया है। ये सुनने के बाद वांगजी शॉकिंगली ग्रैंडमा की तरफ देखने लगी। उसने कहा, क्या उसने उसने अपनी सारी पावर को सैक्रिफाइस किया है? तभी ग्रैंडमा ने अपने सर को शाय किया और नोट करते हुए कहा कि हाँ, उसने अपनी पावर को सैक्रिफाइस किया है। उसने अपनी नाइनटेल फॉक्स को सैक्रिफाइस किया है। उसने अपने अंदर की वैनिशी को सैक्रिफाइस किया है तुम्हारी मदर को बचाने के लिए। ये सुनने के बाद वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी ग्रैंडमा कहते, उसने तुम्हारी मदर को ज़िंदा करने के बाद अपने पैक में रखा
रख के आ गया था, बिकॉज उसे पता है तुम अपनी मदर को लेने ज़रूर जाओगे। फिर वो वहाँ से बहुत दूर चली आई। वो चाहता नहीं था कि उन लोगों को पता चले कि वो अभी कोई भी काम का नहीं है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है। वो लोगों के सामने लाचार नहीं बनना चाहता था। वो हमेशा एक पावरफुल क्रिएचर था और अब उसके पास कुछ नहीं है। वो तो एक इंसान से भी कमज़ोर हो चुका है, उसे ऐसा लगता है। इसीलिए वो इस विलेज में आ गया और मेरे साथ रहने लगा। करीब 2 मंथ बाद ही, उसके आने के 2 मंथ बाद ही हम लोगों को पता चला था वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश था। उसे ऐसा लगा था कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई है जो उसके साथ रहेगा और वो उससे बहुत प्यार करेगा। विंग के साथ बचपन से जो भी कुछ हुआ है वो उसकी बेबी के साथ कुछ नहीं होने देगा। इसीलिए वो यहाँ पे हमारे साथ रहने लगा और सबसे दूर रहने लगा। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, क्या इस वजह से कोई भी विंग के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था? तो ग्रैंडमा ने शाय किया और अपने सिर को हाँ में नोट किया। वांग जी उस किचन से भाग के विंग के पास जाता है, लेकिन वो उस किचन से बाहर निकल पाता तभी ग्रैंडमा कहता है, उसे लेके जाओ, उसे अपने साथ लेके जाओ। मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहे। वो अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ रह के अपनी बाकी की ज़िंदगी भी ख़राब कर दे। मैं एक विच हूँ और मैं खुद इस ज़िंदगी को चाहती थी। मैं इस ह्यूमन की तरह नॉर्मली ज़िंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि विंग अपनी फैमिली से दूर रहे। उसके पास एक ब्यूटीफुल फैमिली है और तुम हो। तुम उसे लेके जाओ और अपने साथ रखो। वांग जी ग्रैंडमा की बातों का कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन वो भाग के विंग के कमरे के पास आ जाता है। वो दरवाजे में खड़ा होकर देखता है कि विंग आइवान को सुला रहा है और उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल है, जैसे वो कुछ सोच रहा है आइवान को देखकर। विंग आइवान को सुला ही रहा था तभी वांग जी उसके पास धीरे से आता है और उसे सामने से हक कर लेता है। विंग को कुछ समझ नहीं आता। वो वांग जी को अपने से थोड़ा सा दूर करता है। तब वो देखता है कि वांग जी की आंखों से आंसू गिर रहा है। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। उसने वांग जी की आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, लानसान, तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? क्या तुम्हें कुछ कहीं पेन हो रहा है? ये कहते वो उसकी पूरी बॉडी को जांचने लगा। तभी वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ा और कहा, मेरे साथ वापस चलो विंग। ये सुनने के बाद विंग थोड़ी देर तक तो वांग जी को देखता है, लेकिन फिर अपने हाथ को हटाते हुए कहता है कि नहीं लानसान, मैं नहीं जा सकता, मैं यही रहना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, क्यों क्यों तुम यही रहना चाहते हो? मदर ठीक हो चुकी है विंग, तुमने मदर को ठीक किया है ना? तभी विंग वांग जी की तरफ देखने लगा और फिर अपने सर को झुकाते हुए कहता है कि ग्रैंडमा ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। ये सुनने के बाद वांग जी कहते हैं, क्या मुझे सब कुछ पता नहीं होना चाहिए था विंग? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा भी हक है सब कुछ जानने का तुम्हारे बारे में। तभी विंग कहता है, नहीं, ये सब जानने का हक किसी को नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम ये सब जानो। तुमने जो सुना है सब कुछ भूल जाओ और अपने शहर वापस चले जाओ। मैं नहीं जाना चाहता। तभी वांगची विंग के हाथ को कस के पकड़ लेता है, कहता है, नहीं, तुम जाओगे, तुम मेरे साथ जाओगे। तभी विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है कि नहीं लांसन, मैं नहीं जा सकता। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं अगर जाऊंगा तो फिर से कोई मुसीबत खड़ा हो जाएगा। बचपन से मेरी लाइफ रुइन है। मैं तुम्हारी लाइफ को रुइन नहीं करना चाहता। प्लीज़ लांसन, मेरे पीछा छोड़ दो। ऐसा कहते हुए वो पीछे पुश करने लगा और वो रोने लगा। वांग जी ने विंग को अपने गोद में उठा लिया और उसे पास ही के कमरे में ले गया, बिकॉज आइवन सो चुका था और वांग जी नहीं चाहते थे कि आइवन अभी जग जाए। इसीलिए वो विंग को पास ही के रूम में ले गया और उसे बेड पर बैठा दिया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। फिर वांग जी ने विंग के हाथ को कस के पकड़ा और उससे प्लीड करने लगे कि प्लीज़ प्लीज़ वो उसके साथ जाए, वो प्लीज़ उसे अकेला ना छोड़े, वो उससे उसकी बेबी को ना अलग करे। वांग जी बार बार कह रहा था, प्लीज़ विंग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं हमारे बेबी के साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझसे मेरी बेबी को अलग मत करो, मुझसे खुद को अलग मत करो, प्लीज़ विंग मेरे साथ चलो। विंग अब बहुत बुरी तरीके से रोने लगा था, बहुत बुरी तरीके से। उसने भी वांग जी को बहुत मिस किया था और वांग जी को इस तरह से अपने पास जाना, वांग जी उससे कितना प्यार करता है ये बताना, ये सब विंग के सेल्फ कंट्रोल को तोड़ रहा था। इतने दिन से वो जो वांग जी से अपने आप को दूर रखने के लिए इतना कोशिश कर रहा था, आज सब कुछ बेकार जा रहा था।
वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, वो रोने लगा। तब वांग जी अपनी जगह से खड़े होता है और विंग को कंसोल करते हुए कहता है, रिंग प्लीज़ इस तरह से मत रो, ये तुम्हारे लिए और हमारे बेबी के लिए ठीक नहीं है। वे विंग ने कसकर वांग जी को पकड़ लिया और कहने लगा कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लांजान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। ऐसा कहते हुए वो रोने लगा। वांग जी भी विंग को कस के हक कर लिया और उसके बैग को सहलाने लगा। अब हमें करीब 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विंग और वांग जी एक प्लेग्राउंड में बैठे हुए थे और उनके सामने उनका बेटा लान शिजुई खेल रहा था। उसके साथ लान शिचन का भी बेटा लान जिंगी भी खेल रहा था। वो दोनों ही करीब सेम एज के थे। वो दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे एक साथ। विंग अभी फिर से 5 मंथ प्रेग्नेंट था और वांग जी विंग के पास ही बैठा हुआ था। तभी एना वांग विंग के पास आते हुए कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि ये बेबी गर्ल होने वाला है या बॉय। मैं चाहती हूँ कि ये बेबी गर्ल हो। ऐसा कहते हुए वो विंग की टमी को सहलाने लगा। विंग भी एना वांग को देखकर स्माइल करता है, कहता है अच्छा तुम्हें इतना ही गर्ल पसंद है तो तुम भी फिर से एक गर्ल ले लो ना। ये सुनने के बाद एना वांग कहता है कि मैं तो सोच रही हूँ, लेकिन शिचान ही देखो ना, उसका तो ऐसा लग रहा है कि मन ही नहीं है और बेबी करने का, एक बार में थक चुका है। ये कहते हुए वो शिचान को घूरने लगा। शिचान एना वांग को बहुत ही अजीब नजर से घूरने लगा, जैसे कहना चाहता है मैं नहीं चाहता, रथ को कौन परेशान होता है, मैं या तुम। लेकिन वो कुछ नहीं कहता। विंग बस उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा है और वांग जी भी अपनी सिस्टर इन लॉ को इस तरह से शेमलेसली बात करते हुए देखकर स्माइल कर रहा था। तो ऐसे ही हमारा फ़ैन फिक्शन यही ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि मेरा ये फ़ैन फिक्शन आपको कैसा लगा। और प्लीज़ मुझे बताना कि नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन में कौन सा वाला लाऊँ, कैसा लाऊँ। प्लीज़ अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना प्लीज़। लव यू गाइज़।